नमस्कार दोस्तों, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सीएसईबी जेई मैकेनिकल के कोर्स में इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स। लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ परफेक्ट गैसेस, वर्क एंड हीट। मैं हूं आपका तैयारी वाला दोस्त हेमंत साहू। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि सीएसईबी जेई मैकेनिकल का जो पैकेज लेकर हम आ रहे हैं, इसमें आपको वीडियो और साथ ही साथ इसमें पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, जिसमें अनेक खूबी हैं, जैसे कि डेमो वीडियो मिल रहा है। आपको वीडियोस को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। यह वीडियो रिकॉर्डेड होंगे और इन्हें कई बार देखा जा सकता है। इसमें जो पीडीएफ नोट्स है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसकी मदद से आप आसानी से पढ़ के याद कर सकते हैं। और ये जो वीडियो होगा वह हम आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा वंस इट इज़ अपलोडेड। जी हाँ, 24/7 आप कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और आप वीडियोस को चाहे तो डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में जाके भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न होगा, कोई चैट की मदद से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और यह कोर्स जो है वह लॉन्च हो रहा है 15 अक्टूबर 2021 को रात 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, यह कोर्स लॉन्च हो रहा है 15 अक्टूबर 2021 को रात 8 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास में सबसे पहले बात करेंगे परफेक्ट गैस क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है। स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मेनली कंसर्न टू गैसेस। जी हाँ, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टडी होती है वो बेसिकली गैसेस की, तो गैसेस को हमें पढ़ना होगा। सो उसमें देखते हैं कि आइडियल गैस क्या है। तो अ गैस विच स्ट्रिक्टली ओबेज बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, इज कॉल्ड परफेक्ट गैस। इज कॉल्ड परफेक्ट गैस और आइडियल गैस। आपको बुक में कभी कभी मिलेगा कि एक स्लाइट डिफरेंस होता है आइडियल गैस और परफेक्ट गैस में, बट हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दोनों का आप एक मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। सो परफेक्ट गैस क्या होता है? परफेक्ट गैस जो होता है वो कंप्लीटली इवोपोरेटेड फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट होता है। तो इसका मतलब ये कि यह लिक्विड स्टेट से पूरा का पूरा इवोपोरेटेड हो गया है। जो वेपर होता है उसमें कुछ पॉइंट ऑफ जो होता है वो लिक्विड वेपर भी होता है ना, तो उसको हम गैस नहीं बोलेंगे। तो कंप्लीटली इवोपोरेटेड फॉर्म होगा, उससे हम कहते हैं गैस। जैसे कि हैज अ नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि परफेक्ट गैस हैज, है ना, सो ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएगा हैज नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो रियल गैसेस होती है एट लो डेंसिटी इज बिहेव जो करता है वो आइडियल गैस के जैसा करता है। सो एट लो डेंसिटी आप उसे कैसे कर सकते हैं ट्रीट? आइडियल गैस के जैसे। लो डेंसिटी कब मिलेगी आपको? हायर टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर जब मैक्सिमम होगा, हायर होगा, है ना, तो उस केस पे भी उसे हम आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हैं। जो हमारा वेपर होता है अगर वो सुपर हीटेड रीजन पे हो, सुपर हीटेड हो, तो उस केस में भी उसे हम आइडियल गैस के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी मदद से हम गैस की स्टडी करते हैं, है ना। तो गैस की स्टडी के लिए हमें इन पैरामीटर्स की जरूरत होती है। सो इन पैरामीटर्स को ही डिफाइन करने के लिए हमारे पास लॉस है। लॉस ऑफ परफेक्ट गैस, उसके बारे में देखते हैं कि लॉस ऑफ परफेक्ट गैस में पहला है बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसेक लॉ। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि बायल्स लॉ क्या कहता है। सो बायल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर देयर इज अ कंडीशन दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब क्या होगा? तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली टू इट्स वॉल्यूम। सो यहाँ पर क्या बता रहा है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बता रहे हैं। ठीक, सो बायल्स लॉ स्टेट फॉर अ कंडीशन टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, रिलेशन बताएगा प्रेशर और वॉल्यूम पे। किसके लिए? केवल परफेक्ट गैस के लिए। किसके लिए? परफेक्ट गैस के लिए। रियल गैस के लिए बिल्कुल नहीं है। तो फॉर परफेक्ट गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और ये कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे अगर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सो PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी लिखा जा सकता है। सो अगर यहाँ पे अगर ग्राफ की मदद से देखेंगे, सो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा और ये बनेगा आपका फ्लो। ठीक, अब यहाँ पे 1 to 2
ये 1 से 2 इस तरीके से होगा। यहाँ पे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ इस तरीके से बनता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकेंड है लॉ, वो है चार्ल्स का एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे कि वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर था, सो यहाँ पे है कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो यहाँ पे रिलेशन से के रखा है वॉल्यूम और टेम्परेचर में एट कांस्टेंट प्रेशर। सो यहाँ पे क्या रिलेशन है कि वेयर इज प्रोपोर्शनल, तो V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, या फिर हम कह सकते हैं कि VT इज अ कांस्टेंट, VT इज कांस्टेंट। ये हो गया। अगर इसकी आप देखना चाहते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर में एट कांस्टेंट प्रेशर, सो कितना हो जाएगा, सो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन होगा 1 to 2, ठीक, 1 से। तो गेलिस लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रेशर बाय टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। सो ये क्या होता है, सो ये होता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस। किसके लिए होता है ये होता है आइडियल गैस के लिए। ये कैसे आएगा, सो ये आपके बायल्स, चार्ल्स और गेलुसेक्स के लॉ से आते हैं। तो रिलेशन जैसे हमने देखा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T और प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T। सो यहाँ पे इसको अगर कंबाइन करके देखेंगे, सो कंबाइन करने से जो प्राप्त होगा वो है आइडियल गैस इक्वेशन। सो ये चीजें हैं कि PV इक्वल टू nRT, nRT में यहाँ पे बार होगा और यहाँ पे नहीं होगा। सो PV इक्वल टू nRT, ये एक इक्वेशन आता है दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। सेकेंड है PV इक्वल टू mRT। अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा N और M, और दूसरा R बार, और दूसरा ये है R। सो यहाँ पे क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मास ऑफ द गैस, ठीक। जबकि M क्या है, ये है मास ऑफ द गैस। अब यहाँ पे R बार क्या है, R बार जो है वह है मोलर गैस कांस्टेंट। यह सभी गैसेस के लिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो अलग अलग होती है ना, पर इसके लिए एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड मोलर गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जबकि ये है गैस कांस्टेंट। तो ये हमेशा अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होंगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर एयर ये होता है 0.287 किलो पर किलोग्राम। एक चीज देख पा रहे हैं कि इसका यूनिट में पर मोल है, जबकि गैस कांस्टेंट के यूनिट में पर केजी में है, ठीक। सो यहाँ पे इसको कर देगा, ये केजी में होगा, ये मोल में होगा। सो PV इक्वल टू mRT, जहाँ पे P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, T इज द टेम्परेचर। इसे आप चाहें तो इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है कि PV बाई RT कांस्टेंट हो जाएगा, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 एंड सो ऑन विल बी कांस्टेंट। सो ये चीजें हो गई आपका गैस इक्वेशन। वर्क एंड हीट, थर्मोडायनेमिक्स में आपको डील जो करना होता है वह वर्क और हीट के इंटरेक्शन को डील करना होता है। सो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या। सो इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एक्सचेंज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट। सो जो भी इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें दो फॉर्म से हो सकता है, ये वर्क होगा या फिर हीट होगा। अब क्या चीज है, तो वर्क और हीट जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा कैसे होगा, वो होगा क्रॉसेस द बाउंड्री। क्रॉसेस द बाउंड्री का मतलब सिस्टम बाउंड्री आपने अच्छे से पढ़ा था कि सिस्टम बाउंड्री मतलब ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। सो और ये क्या रहता है, बाउंड्री। सो इस बाउंड्री को जो क्रॉस करेगा तभी यहाँ पे वर्क और हीट आपको मिलेगा, और इसीलिए इसे कहा जाता है बाउंड्री फिनोमेना। क्या कहते हैं, बाउंड्री फिनोमेना, ठीक। और इसलिए चूंकि बाउंड्री फिनोमेना ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, इसलिए ये पाथ फंक्शन होता है। कैसा होता है, पाथ फंक्शन होता है, और कोई भी पाथ फंक्शन सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो नॉट अ फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, आर नॉट अ फंक्शन मतलब बोल सकते हो आप नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम।
ठीक है, सिस्टम पे खाली नहीं करता, ये डिपेंड करता है प्रोसेस पे। किस पे डिपेंड करता है? प्रोसेस पे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है। हम एक एक करके डिटेल में डील करेंगे, पर जैसे कि यहाँ पे आप फायर के थ्रू क्या करेंगे, इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम को, गैस को हमारे हीट प्रोवाइड करेंगे। वह हीट इसके एक्सपेंशन में काम आएगा, वर्क करेगा, ये गैस पूरा वर्क करने लगेगा और यहाँ पे इस वेट को रेस कर देगा। फिर अगर इस वेट को हम हटा देते हैं, ऊपर से कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो कंप्रेशन होने से क्या होगा, यहाँ पे हीट रिलीज होगा, है ना, हीट आउट होगा, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो जाएगा और फाइनली ये अपने इनिशियल स्टेज में पहुंच जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि हीट एडिशन, वर्क आउटपुट, फिर वर्क इन होगा, है ना, और इस तरीके से हम डील करेंगे पूरा डिटेल। वर्क के बारे में पढ़ते हैं। सो वर्क क्या चीज है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ सिस्टम if the sole effect on the surrounding could be raising of a weight. Here raising a weight is equivalent to force acting through distance. So जैसे हम जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये चीजें होती है, हमने नॉर्मली मैकेनिकल में ये पढ़ा हुआ है। पर इन थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि जो सिस्टम के द्वारा जो किया गया कार्य है, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य है, वह सराउंडिंग पे एक सोल इफेक्ट देगा, है ना, कि वेट को रेस करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो हमारा बाउंड्री है ना, उसमें क्या है, ये जो हमारी बाउंड्री है उसमें हमारा बैटरी और मोटर इस कंबाइंड हमारा सिस्टम होगा। अब यहाँ से देखो ये बाउंड्री कौन क्रॉस कर रहा है, बाउंड्री जो क्रॉस कर रहा है वो शाफ्ट है। शाफ्ट के थ्रू हमारा मैकेनिकल पावर, है ना, मैकेनिकल एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जहाँ पर वर्क है, मैकेनिकल वर्क होगा। अब ये क्या काम आएगा, इस शाफ्ट को घुमाने से, जो ये घुमाएंगे तो ये लोड कैसा हो जाएगा, ऊपर जाएगा। सो ये है वर्क। सो हमारा सिस्टम ये है और वर्क क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क हो जाएगा। अगर हम सिस्टम तो क्या करें, एक्सपेंड कर दे और पूरा ये सिस्टम को हम लोग क्या मान ले, इसको पूरे को सिस्टम मान लेते हैं। हमारी बाउंड्री ये डिफाइन हो गई। सो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी चीज बाउंड्री क्रॉस कर रहा है क्या, कोई भी एनर्जी क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा, 0। तो जब तक सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, सोल मैकेनिकल इफेक्ट, सो वहां पे वर्क नहीं माना जाएगा। ये चीजें हो गई। सो वर्क समझ पाए आप कि यह हमारे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा अलग है, इसमें इफेक्ट देखा जाता है जो कि इक्विवेलेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर मेनी वेज इन विच द वर्क कैन बी डन और डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम पे वर्क करने के लिए या फिर सिस्टम द्वारा क्या कार्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वर्क, जैसे आप पीडीवी वर्क के नाम से भी जानते हैं, पैडल व्हील वर्क जैसे आप स्टीयरिंग वर्क के नाम से जानते हैं, शाफ्ट वर्क, प्योर मैकेनिकल वर्क, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क, फिर वर्क इन स्ट्रेचिंग द लिक्विड फिल्म, जैसे कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के केस में, फिर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, रोलिंग और एक्सट्रूजन करते हैं, सब जो वर्क डन होता है। सो इस तरीके से अनेक प्रकार के वर्क होंगे जिसका हम यहाँ पे डिस्कस मेनली जो करेंगे वो करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्क, पीडीवी वर्क पर, और थोड़ा पैडल वर्क व्हील पर भी वर्क करेंगे। ठीक। सो वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द नॉन फ्लो वर्क। अब बात करते हैं कि क्लोज सिस्टम होगा, है ना, क्लोज सिस्टम होगा तो उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट वर्क जैसे कि हमने जानते हैं कि इसको पीडीवी वर्क भी कहते हैं। सो क्लोज सिस्टम के लिए वर्क निकालना होगा तो कैसे निकाले, तो वर्क इक्वल टू, हमने अभी पहले ही जानते हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सिलेंडर अरेंजमेंट देखते हैं, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, तो जिसे पुश किया जाएगा यहाँ से, और इस तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे। सो इफ द फोर्स इज एफ, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एल। अब फोर्स क्या होगा, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। सो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, यहाँ पे एफ है, क्या है, फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, जो कि एफ इक्वल टू कितना होगा, पी इंटू ए। ठीक, और ए क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन फेस, ये जो पिस्टन का फेस है उसका एरिया। ठीक। सो अब चूंकि देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर ये हमारा एरिया है पूरा, है ना, और ये जो है वो डीएल, तो ये जो 3D में बनेगा वो बन जाएगा वॉल्यूम। क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो ए इंटू डी एल इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमारा जो ये इक्वेशन था वो कन्वर्ट होके कैसा बन जाएगा, तो स्मॉल एलिमेंटल वर्क विल बी इक्वल टू पी डॉट डी वी।
ठीक, P डॉट डी वी हो गया। टू फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये पूरा 1 to 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्क होगा आपका 1 से लेकर 2 तक कितना हो जाएगा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन 1 to 2 is integration of elemental work equal to integral of PDV। तो इसे कहते हैं हम PDV वर्क। ये किसके लिए फॉलो करेगा, ये केवल क्लोज सिस्टम के लिए फॉलो करेगा, ओपन सिस्टम के लिए हम बाद में देखेंगे। सो इसी को कहते हैं, देखो अब यहाँ पे दूसरी चीज है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम दोनों हो। सो अगर वो क्लोज सिस्टम में हो रहा है, सो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पीवी ग्राफ के मदद से भी निकाल सकते हैं। अगर ये हमारा ग्राफ प्लॉट होता है उस प्रोसेस के लिए, सो यहाँ पे जो ग्राफ के नीचे जो भी होगा एरिया ये वाला, सो इसका जो एरिया है वह वर्क के बराबर होता है। क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। ये वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ऑन अ पीवी ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क, और इसे ही कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे आईसी इंजन में और पावर प्लांट पे। ठीक, तो पीवी ग्राफ में जो वर्क कैसे दिखाएंगे, एरिया अंडर द कर्व। दूसरी चीज कि वर्क डन जो है वो कैसा है, पाथ फंक्शन है। पाथ का मतलब अगर ये प्रोसेस 1 to 2 तो हो रहा है, ठीक है 1 to 2 तो हो रहा है, बट अगर ये पाथ इसके अलग अलग होंगे ए बी सी जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो इन तीनों केसेस में वर्क जो होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा, और जितना ज़्यादा एरिया कवर्ड होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर में है कौन, सी, तो यहाँ पे वर्क डन इन अ प्रोसेस सी विल बी मैक्सिमम कंपेयर टू अदर टू होगा। सो ये चीजें हैं। वर्क डन जो होगा इवन आपका A इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन प्रोसेस B। अब बात करते हैं वर्क के लिए साइन कन्वेंशन का। तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा उसे हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, कि अगर सिस्टम कुछ कार्य कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, और सिस्टम पर किया गया कार्य वर्क डन बाय द सराउंडिंग का है या फिर वर्क डन ऑन दिस सिस्टम के है तो उसे हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। सिंपली बोल दीजिए आप हो गए सिस्टम और सिस्टम पर कोई कार्य करे तो उसे कैसे कहेंगे, नेगेटिव। अगर आप काम करें मतलब सिस्टम काम करे तो दैट इज पॉजिटिव। तो वर्क कैसा हो जाएगा, जब सिस्टम काम करे तो पॉजिटिव और सिस्टम पर किया गया कार्य नेगेटिव। अब बात करते हैं एक स्पेशल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है कि जब वहां पे एक्सपेंशन के लिए, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे जो गैसेस हैं वो अगर फ्रीली एक्सपेंड होती है, मतलब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, प्रेशर जीरो हो जाएगा, प्रेशर जीरो हो जाएगा इस एंड पे, तो नो रेजिस्टेंस के केस में उस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। अब ये कब होगा, सो इस केस में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है तो क्या होगा, फोर्स आपका सिंपल जीरो हो जाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स जीरो, सो वहां पे वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन वर्क डन इज जीरो। जैसे कि देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अगेंस्ट दी वैक्यूम, सो आइडियल गैस का जो वैक्यूम के अगेंस्ट में कितना होगा, जीरो होगा। ठीक, यहाँ पे जैसे कि डायग्राम पे देख पा रहे होगे हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम है गैस। और गैस जो है अगर वैक्यूम चैम्बर के अगेंस्ट में रखा हुआ है और ये एक इस यहाँ पे एक पार्टीशन से सेपरेटेड है, और जैसे ही इस पार्टीशन को हटाया जाएगा है ना, तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे तो कोई गैस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा और ये फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगा इस चैम्बर में पूरी तरह। सो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। पर दोस्तों ये बहुत रैपिड प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट होगा, इसलिए ये इसमें यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी बहुत होती है और दिस प्रोसेस इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। पर इस केस में अगर आइडियल गैस होगा तो टी फाइनल और इनिशियल इंटरनल एनर्जी होता है वो सेम होगा, U2 इक्वल टू U1, और जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर थ्रू आउट तो कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर जो होगा वो थ्रू आउट कांस्टेंट तो नहीं होगा, बट एट द फाइनल और इनिशियल जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है। ठीक है, फाइनल इनिशियल वैल्यू सेम हो जाती है, तो इसलिए T2 इक्वल टू T1 भी होगा। पर आप ये नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा,
बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। यहाँ पे होगा केवल T2 और T1 इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पहले फॉल होगा, फिर उसके बाद में अगेन राइज होगा और फाइनली वर्क हो गया। अब बात करते हैं हीट का। हीट क्या है? सो हीट है एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। द बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं हम हीट ट्रांसफर। क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफर। जैसे कि यहाँ पे बैटरी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉइल लगे हुए हैं, ये जो कॉइल लगे हुए हैं उनकी मदद से हम अपने सिस्टम को, सिस्टम बाउंड्री आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इस सिस्टम को क्या करेंगे? हीट अप करेंगे। सो मतलब एक हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे यहाँ पे देखिए बाउंड्री को ये भी क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। सो हीट इज ऑल्सो बाउंड्री फिनोमिना। क्या है ये है बाउंड्री फिनोमिना है, ठीक है। मतलब ये है ट्रांजिएंट एनर्जी। क्या कह सकते हैं इसे ट्रांजिएंट एनर्जी भी कहते हैं। यू कैन नॉट स्टोर हीट, ठीक है। वो जो स्टोर करते हैं वो थर्मल एनर्जी होती है, और हीट को कभी भी आप स्टोर नहीं कर सकते, वर्क को कभी भी आप स्टोर नहीं कर सकते, हीट को आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दिस आर द ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बाउंड्री फिनोमिना होती है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आइए अब इसका कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। सो हीट इज इक्वल टू mc dt होता है। dt मीन्स change in temperature T2 minus T1, where m is the mass और c जो है वो है स्पेसिफिक हीट, जो भी हम जल्दी पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होता है। दूसरा कि अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कैसा है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, मतलब एक क्लोज चैम्बर है। सो वहां पे अगर आप हीट दे रहे हो तो उसका कैसा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा mcv dt, ठीक है, mcv dt। अब ये क्या हो जाएगा? ये स्पेशल गैस के लिए बस होगा, है ना। गैस जब किसी क्लोज चैम्बर में फिल होगा और वहां पे वॉल्यूम कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, तब के केस में। और वहीं पे अगर उस गैस का प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए और वॉल्यूम को क्या कर को फ्री छोड़ दिया जाए, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट है, तब यहाँ पे हो जाता है हीट इज इक्वल टू mcp dt। mcp dt, यहाँ पे dt क्या है? दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। अब बात करते हैं कि ये बाउंड्री फिनोमिना है, पाथ फंक्शन है, ये तो हमने बात कर ली, है ना। पाथ फंक्शन है डिफाइंड, ये चीज ध्यान रखना, मतलब दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, जैसे कि हमने वर्क प्ले किया था। सो यहाँ पे टू द सिस्टम होगा, उसे पॉजिटिव कहेंगे, है ना। हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, उसे पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, और टू द सराउंडिंग होगा उसे नेगेटिव ट्रीट करेंगे। मतलब ये है कि इसे आप पैसा मान लीजिए, एनर्जी है, एनर्जी को कैसे होगा? अगर आपको देंगे तो ये आपके लिए पॉजिटिव है, तो हाँ हीट इज पॉजिटिव, है ना। और अगर आप पैसा को आप किसी को देंगे बाहर, तो क्या होगा? आपके लिए नेगेटिव, तो हीट इज नेगेटिव। हीट गिवन टू दिस सिस्टम इज कंसिडर पॉजिटिव, हीट गिवन बाय दिस सिस्टम इज कंसिडर नेगेटिव। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट क्या होता है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड में जो स्पेसिफिक हीट होता है वो एक ही होता है, ठीक है, उसमें अलग से डिफाइन नहीं होता। जबकि गैसेस में कैसा होता है? गैसेस में मैनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हो सकते हैं, मैनी टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से दो जो है हमारे इस थर्मोडायनेमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो कौन कौन से दो? तो ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो ये क्या होता है देखते हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस, ठीक है, गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, और कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है? थ्रू 1 डिग्री। सो टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि हमने क्या देखा है? Q इक्वल टू mc/dt, ये देखा था। तो अगर आप इसे 1 कर दो, है ना, और इसे भी 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1 कर दोगे, सो Q इक्वल टू C, यही है। सो स्पेसिफिक हीट इज व्हाट? सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर्स ऑफ यूनिट्स मास ऑफ गैस थ्रू द 1 डिग्री, ठीक। अब इसमें भी कंडीशन एक और लगा दो कि व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वो क्या कहला जाएगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग CV से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल CV से, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, dQ/dt, dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। और यहाँ पे Q क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। सिमिलरली वैसे ही स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, सो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, व्हाइल कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी ये हो जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर को जब कांस्टेंट रखेंगे तो उस केस में कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा सिस्टम को कि यूनिट मास के सिस्टम में उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो जाए। The amount of heat required to raise the temperature of its unit mass of a gas through 1 degree while keeping pressure constant, ठीक है। so ये कहलाता है specific heat at constant pressure। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से, यूनिट होता है dQ/dt where the P is constant, ठीक। और हीट, ये Q क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे एक चीज है, अब CP या CV या फिर C, इन तीनों का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ये होता है जूल, जो कि आपका हीट क्या है, एनर्जी, और एनर्जी का जूल, और जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, पर किलोग्राम पर केल्विन इज द यूनिट। C का भी बोलोगे तब भी, CP का बोलो तब भी, CV का बोलो तब भी, कितना होगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। की जो CP और CV है, अब इसमें से CP की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है CV से, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज। सो CP की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है CV से, सो अब बताइए, देखिए दो केसेस है यहाँ पर। एक में हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम को फिक्स कर दिए, ठीक है, और दूसरे में हम कहते हैं कि ये जो पिस्टन है वो मूव कर सकता है ऊपर। सो यहाँ पे अगर इसे आप हीटअप करोगे, ठीक है, हीटअप करोगे मतलब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे। सो यहाँ पे क्या होगा, टोटल वर्क के लिए तो होगा नहीं जीरो, तो इसके केवल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। जबकि यहाँ पे हीट दोगे, ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। अब थर्मल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, इसके टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर के केस में। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में। इसलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और यही चीज़ जो होगा वो जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे CP, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या देखा है, देखिए ये चीज़ mCp/dt हो जाएगा। तो यहाँ पे CP की वैल्यू ज़्यादा होना पड़ेगा, तो इसलिए CP की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। अब दूसरी एक बात करते हैं हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी जैसे कि हमने अभी CP देख लिया था, CV देख लिया था, ये क्या है, स्पेसिफिक है। कैसा है, स्पेसिफिक है। सो उसी को आप हीट कैपेसिटी भी कह सकते। सो इसमें क्या होता है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड द मास ऑफ द गैस, ठीक। सो जैसे कि mCV में आप मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपिटल CV बन जाएगा, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम वैसी कांस्टेंट प्रेशर में भी हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू mCp, ठीक। इतनी बातें हो गई। अब बात करते हैं CP और CV के लिए, और कि उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स, CP और CV में रिलेशन क्या होता है। तो CP और CV में जो रिलेशन दिया गया दैट इज कॉल्ड मेयर्स इक्वेशंस। और मेयर्स इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है कि CP माइनस CV दोनों का जो डिफरेंस है वो गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। इट मींस कि सभी गैसेस के लिए देखोगे तो CP की वैल्यू, CV की वैल्यू और R की वैल्यू डिफर करती है, सर, ठीक है। सभी गैसेस के लिए क्या होती है, CP CV की वैल्यू डिफर करेगी, तो डेफिनेटली R का भी करेगा, ठीक। सो उनका जो रेशियो होता है, उनका रेशियो जो होता है CP/CV इज इक्वल टू गामा। क्या होता है, गामा। वेदर गामा क्या है, तो गामा इज अ एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट है। सो किसी भी गैस के लिए जो है CP और CV की वैल्यू वो कांस्टेंट होती है, दैट इज फिक्स टू एडियाबैटिक कांस्टेंट। अब जैसे कि अब ये गामा की वैल्यू जो होती है वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ऑफ गैसेस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस के लिए। तो एयर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो एयर के लिए हो जाता है ये 1.4। कितना होता है, 1.4, है ना। एयर के लिए क्या हो जाता है, 1.4, क्योंकि ये कैसा है, डायटोमिक है। क्या है, ये डायटोमिक है। सो अगर ये मोनोटोमिक होता सो ये इसकी वैल्यू हो जाती 1.67,
तो वहीं पे अगर ये पॉलीटॉमिक होता तो इसकी वैल्यू हो जाती 1.33, ठीक है। सो अगर मोनोटॉमिक है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.67, डायटॉमिक एयर है जैसे कि तो उसके लिए 1.44, पॉलीटॉमिक होगा तो 1.33। किसकी वैल्यू है ये है गामा की वैल्यू, ठीक है। और ये चीज देख लो, अब उसके हिसाब से इसके सीपी और सीवी की वैल्यू भी चेंज होगी। ये चीज देखो कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर लिखा है, सो चाहे तो आप इसे सीपी है ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू ये एक भी कर सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो यहाँ पे ये चीज है कि अब इसकी जो वैल्यू है वो भी कैसे हो जाएगी, जूल पर केल्विन पर मोल में निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर वहीं पे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर करते हो, सो यहाँ पे इसी का जो यूनिट हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा जूल पर केल्विन पर किलोग्राम में, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा कि किस में है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। अब बात करते हैं कंपैरिजन की हीट और वर्क में। सो दोनों में क्या कंपैरिजन है, तो सबसे पहले कि बोथ हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। कैसे फंक्शन है, आर पाथ फंक्शंस एंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। चूंकि क्या है ये पाथ फंक्शन है, इसलिए इसे हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आएगा और इसीलिए साथ ही साथ में हम क्या करते हैं कि डी डब्ल्यू या फिर W में चेंज हम लोग आपने देखे होंगे कि हमने क्या लिखा था, जो 1-2 होगा वो W2 माइनस W1 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक स्टेट पर ये डिफाइन नहीं होता है, ये केवल किसके लिए डिफाइन होता है, पाथ के लिए। तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। W12 इक्वल टू नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1। सेम वैसी हीट के लिए भी है कि जो हीट 1-2 to 2 प्रोसेस होगा उसमें आप Q2 माइनस Q1 नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि Q2 Q1 डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसलिए हमेशा में क्या लिखा जाता है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा W डेल्टा Q, या फिर आप देखेंगे कि D लिख के इसे क्रॉस कर दिया जाएगा, D लिख के इसे क्रॉस कर दिया जाएगा। सो ये भी चीज है, दीज आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। कि हीट एंड वर्क आर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ये प्रॉपर्टी नहीं होते सिस्टम के, है ना, ये ट्रांजिएंट फॉर्म होते हैं, ये इस पे प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों बाउंड्री फिनोमेना है। कैसे हैं, वर्क और हीट बाउंड्री फिनोमेना है जब ये बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, जबकि ना कि सिस्टम पे। सो बोथ हीट एंड वर्क आर मीनिंग ओनली व्हेन दीज इंटर आर लीव द सिस्टम। कैसा होगा, ये तभी होता है जब वो सिस्टम को लीव कर रहे हैं या फिर सिस्टम में इन कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर यहीं पे हीट जनरेशन हो रहा है, यहीं पे अगर क्या बोलते हैं उसका कंज्यूम हो रहा है और बाउंड्री कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 0। वर्क ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 0। तो बोथ हीट एंड वर्क आर एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है, एंड दे हैव मीनिंग ओनली व्हेन दे फ्लो, ठीक। तो बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर आर एनर्जी इंटरेक्शन। इसमें कैसा होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सो ये चीजें था आपके हीट और वर्क के बारे में बेसिक चीजें। अब अलग अलग प्रोसेस जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें हीट उसमें वर्क कितना होगा, उसके लिए इक्वेशंस क्या होगा, उसको हम आगे देखेंगे। और आज हम करने जा रहे हैं इन अभी जो टॉपिक पढ़े हैं उससे संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। सो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, द हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमेना, बिल्कुल सही है, तो है ना, अभी देखा कि हाँ दोनों बाउंड्री फिनोमेना है। द हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट द एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, यस, दोनों क्या करते हैं, बाउंड्री क्रॉस करते हैं। सो द हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शंस, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द बिहेवियर ऑफ सुपरहीटेड वेपर इज सिमिलर टू दैट ऑफ, ठीक है। सो जो सुपरहीटेड वेपर है हमने डील किया था कि एट हायर टेम्परेचर कैसे हो जाते हैं, वेपर को भी हम परफेक्ट गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो जी हाँ, आंसर इज परफेक्ट गैस, ठीक। रियल गैस नहीं होगा ये, ठीक है, गैसेस नहीं होगा, स्टीम नहीं होगा, एयर नहीं होगा, ठीक, ये अलग चीज है। तो इसे परफेक्ट गैस के जैसा डील किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि absolute pressure of a given mass of a perfect gas varies inversely as its volume, है ना, absolute pressure at constant temperature, ठीक है। constant temperature अगर हो जाएगा तो प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
वॉल्यूम है। ये बोल रहा है कि ये जो है नियम वह किस नाम से जाना जाता है। सो बताइए कि हमने अभी पढ़ा था लॉज, तो लॉस ऑफ परफेक्ट गैसेस, तो इनमें से कौन सा होगा, है ना? चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, जूल्स लॉ, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज बायल्स लॉ। यस, आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब चार्ल्स लॉ याद कीजिए, चार्ल्स लॉ अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या बोला था कि प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमारे टी और वी में रिलेशन था, टी और वी में रिलेशन था कि नहीं था? बिल्कुल था। और उसमें क्या था? उसमें था पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इनमें से कौन सा था? इनमें से तो यहाँ पे देख पा रहोगे कि वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो दिया है ना? बट यहाँ पे क्या ये इक्वेशन था? नहीं, हमारा कैसा था कि v इज प्रोपोर्शनल टू t, और उसी को हमने बाद में लिखा था कि v बाई टी इज कांस्टेंट। तो इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, सो ये क्वेश्चन ही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा v बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे होगा v बाई टी, तो इसलिए इस आंसर को हम करेक्ट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि आपका आर बार होता है या फिर मोलर कांस्टेंट ऑफ अ गैस ऑफ इज द प्रोडक्ट ऑफ। सो ये क्या होता है? सो ये होता है दोस्तों कि जो आर बार होता है वो क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर मास इनटू गैस कांस्टेंट, ये होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन एसआई यूनिट्स द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। अब एसआई यूनिट्स में पूछ रहा है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। सो ये होती है, जैसे कि आपको पहले बताया गया था, 8.314, ये तो है। अब बताइए कि इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन। सो आंसर इज 3.14, ये चीज क्लियर है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमें हीट रिक्वायरमेंट होगी गैस के, यूनिट मास ऑफ गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV, है ना? सो ये क्या लगेगा? तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दिस इज द आंसर। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल, इजी और बेसिक लेवल के पूछे जाएंगे, तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन को करें। अब जैसे कि यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, पर उन्हें हमें ज़्यादा फोकस में नहीं करना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। So the value of a specific heat at constant pressure Cp और is blank that of constant volume। तो Cp और Cv में रिलेशन पूछ रहा है कि ये क्या चीज होगा, और अभी हमने देखा था कि दैट इज Cp is greater than Cv। सो यहाँ पे देख लो, लेस देन, इक्वल टू, मोर देन। यस, इट इज मोर देन, या डिपेंड्स ऑन अदर पैरामीटर, नहीं, डायरेक्टली ऑलवेज होता है ये बड़ा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, कि व्हेन द गैसेस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में गैस हीट हो रहा है मतलब क्लोज चैम्बर में, है ना? तो हीट सप्लाइड क्या होगा? हीट सप्लाइड जो करेंगे आप, यहाँ पे हीट देंगे तो वो क्या करेगा? सबसे पहले इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, है ना? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। फिर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये भी सही है, बढ़ेगा। एंड डज सम एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। अब क्लोज है सो वहां पे वर्क तो नहीं होता, ठीक, पर ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए अगर वो उसमें एक्सपेंशन अलाउड है तो उसमें वर्क भी होगा और आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि रेशियो Cp बाई Cv की जो वैल्यू है वो कितनी होती है। हमने बताया था आपको गामा के इक्वल होती है ना? और गामा क्या है? ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। सो ये इसकी वैल्यू हमेशा दोस्तों कि ग्रेटर देन 1 ही होगा, इसकी वैल्यू कभी भी लेस देन नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या बोला था? Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, मतलब रेशियो कैसा हो गया? रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। So this is the answer. Next question, the relation between Cp and Cv is given by। ठीक, तो दो रिलेशन देखे थे हमने, तो दोनों में से देखते हैं कौन सा सही है। Cp बाई Cv इक्वल टू R, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ और देखा था, Cp बाई Cv इक्वल टू गामा, है ना? ये चीज, तो ये तो गलत है। अब Cp माइनस Cv इक्वल टू R, बिल्कुल
ये तो ये सही है, मेयर्स इक्वेशंस है ना। अब यहाँ पे CV बाय CP दे के रखा है, देखो यहाँ पे गामा तो दिया है बट यहाँ पे रेशियो को उल्टा कर दिया है, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, तो आंसर इज बी, CP माइनस CV इक्वल टू R। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ CP बाय CV फॉर एयर इज, ये कितना हो जाएगा। सो ये है एयर के लिए, जैसे हमने पहले बात किया था, ये होती 1.4 डायटोमिक के लिए है ना। और वहीं अगर ये मोनोटोमिक होता तो इसके लिए 1.67 और ये पॉलीटोमिक होता तो 1.3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज करेक्ट फॉर वर्क। वर्क के लिए देखना है कौन सा है, ये पॉइंट फंक्शन होता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये पाथ फंक्शन होता है, जी हाँ बिल्कुल ये पाथ फंक्शन होता है। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल नहीं। सो ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, तो आंसर इज पाथ फंक्शन। तो वर्क इज पाथ फंक्शन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनरिवर्सिबल प्रोसेस, इनमें से इनरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब इनमें से आइसेंट्रोपिक और आइसोथर्मल हमने पढ़ा नहीं है, जिसे हम जल्दी पढ़ेंगे, पर बोथ आर रिवर्सिबल प्रोसेस। और हमने अभी जस्ट पढ़ा कि फ्री एक्सपेंशन कैसा प्रोसेस है, हाईली इनरिवर्सिबल। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय सिस्टम इज कंसिडर्ड अस। अब वर्क डन बाय द सिस्टम है, अपने आप को सिस्टम मानिए और आप काम करेंगे तो कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसिडर पॉजिटिव। कि इस वीडियो में इतना ही है, अगला वीडियो जल्दी आएगा जिसमें नेक्स्ट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होंगे और उसी में डिस्कस किया जाएगा कि हर एक प्रोसेस में वर्क कितना होता है, हीट ट्रांसफर कितना होता है, और जो गैस इक्वेशन है, ठीक है, PV इक्वल टू MRT जो देख रहे थे, उसके अलग अलग फॉर्म को हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जरूर देखते रहिए। अगर आपने इससे पहले पहला वीडियो नहीं देखा है जो बेसिक्स आपको बताते हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।